हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटी साइंस क्लासेस। बेटा, हमने दो लेक्चर इस चैप्टर के कर चुके हैं। हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में हम ग्राफ्टिंग कर चुके थे और कटिंग कर चुके थे। लेयरिंग रहता था, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। लेयरिंग क्या है उसके बारे में आपको क्या जानना है। देखो, लेयरिंग में क्या होता है, जैसे ज़्यादातर ये ग्रासेस में होती है। जैसे ये ग्रास है, मान लो ये ग्रास का पूरा प्लांट हो गया ऊपर, और ये इसकी रूट्स हो गई। अब लेयरिंग में क्या करेंगे, इसकी एक स्टेम खुद पकड़ेंगे और उसको मिट्टी में दबा देंगे ऐसे। ये है सोइल, यानी कि हमने खुद किसी भी प्लांट की एक स्टेम लो, उसको तोड़ना नहीं है, बस उसको यहां से स्ट्रेच करके नीचे दबा देना है और दबाने के बाद छोड़ देना है। कुछ समय बाद आप क्या देखोगे, यहां से जो ये स्टेम नीचे गई थी, यहां से तो उसकी रूट बन जाएगी और यहां से नया प्लांट उग जाएगा। इसको लेयरिंग बोलते हैं। यानी कि किसी भी प्लांट की एक स्टेम आपने मिट्टी में दबानी है, उसको छोड़ देना है, कुछ समय बाद क्या होगा, उससे नया प्लांट बन जाएगा, उसे बोलते हैं लेयरिंग। इसका एग्जांपल है, एक तो जो पुदीना होता है मिंट, एक ग्रासेस। दो याद रखने हैं आपको, मिंट और ग्रासेस। तो इसके बारे में लिखो, इन दिस मेथड stem of plant is buried under the soil by humans. Later on, new plant develops from buried stem. एग्जाम्पल है मिंट, ग्रासेस। ठीक है बेटा, एक ऐसा मेथड जिसमें हमने प्लांट की विदाउट कटिंग स्टेम को दबा देना है मिट्टी में, और कुछ समय बाद वो जो दबी हुई स्टेम है उससे नीचे रूट बन जाएंगी और ऊपर नया प्लांट बन जाएगा। इसे लेयरिंग बोलते हैं। लेयरिंग किसका एग्जाम्पल है, किसका टाइप है? ये आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है, जिसमें हमने कटिंग पढ़ा, फिर हमने ग्राफ्टिंग पढ़ा, और ये क्या था, लेयरिंग। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, तो जो आपके एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं पेज वाइज, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो जो हमारा पेज नंबर है बेटा 114, उसमें दो ही क्वेश्चंस गिवन है। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। यानी कि जब डीएनए कॉपी, मतलब डीएनए कॉपी क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, चाहे रिप्रोडक्शन बेटा एसेक्सुअल हो, चाहे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो, डीएनए कॉपी होना बहुत जरूरी होता है। तो यही पूछा है कि जरूरी क्यों होता है। तो पहले आप समझो फिर लिखना। मान लो ये एक सेल है और ये इस सेल का न्यूक्लियस है, और आपको पता ही है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा डीएनए। ठीक है, कोई भी सेल है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए होता है। अब मान लो इसको बाइनरी फ्यूजन करना है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है बेटा, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, एक सेल से दो सेल बन गए, तो क्या एक सेल में एक डीएनए था, अब डीएनए भी कितने होने चाहिए, दो डीएनए होने चाहिए। अगर ये कॉपी नहीं होगा तो एक सेल के अंदर तो डीएनए चला जाएगा, लेकिन जो दूसरा सेल बनेगा उसके अंदर तो डीएनए नहीं जाएगा। इसीलिए डीएनए का कॉपी होना जरूरी है, क्योंकि डीएनए ही तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और जब एक सेल से दो सेल बन गए, तो एक डीएनए से भी क्या बनने चाहिए बच्चों, एक डीएनए से भी दो डीएनए बनने चाहिए, ताकि जो दो सेल बने हैं वो सरवाइव कर सके। अगर ये कॉपी ना हो तो एक में तो चला जाएगा और बेटा दूसरा रह जाएगा एज इट इज। अब जिसके अंदर तो न्यूक्लियस और डीएनए आ गया वो तो सरवाइव करेगा, और जिसके अंदर नहीं आया वो सरवाइव ही नहीं करेगा, वो मर जाएगा। तो उसके भी सर्वाइवल के लिए डीएनए का कॉपी होना जरूरी है। तो इसका आप आंसर लिखोगे, एज डीएनए इज
genetic material of every cell when one cell divides to produce two cells, DNA should be copied so that each daughter cell receive one copy of DNA otherwise daughter cell will not survive। बेटा ये क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बोर्ड में, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको मतलब पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो। अदरवाइज डॉटर सेल्स विल डिस्ट्रॉय। क्या लिखा हमने? हमने लिखा कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए के बिना कोई भी सेल सरवाइव कभी भी नहीं कर सकता। अब जब कोई एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगा तो डीएनए को भी कॉपी होना जरूरी है, क्योंकि दोनों डॉटर सेल के अंदर अगर डीएनए जाएगा तो ही वो सरवाइव करेंगे, अदरवाइज डॉटर सेल क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस कारण से डीएनए का कॉपी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है सो इट विल एक्वायर 2 मार्क्स, 2 ही मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी पेज पे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीशीज बट नॉट नेसेसरली फॉर इंडिविजुअल्स। मतलब कहता है कि जो वेरिएशंस होती है वो स्पीशीज के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? मतलब देखो बेटा, पहले सुनो फिर हम लिखेंगे। स्पीशी का मतलब क्या होता है सबसे पहले, अभी लिखना नहीं है किसी को भी। और इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है बेटा सिंगल पर्सन, और स्पीशी का मतलब होता है उसकी पूरी जाति, उसकी पूरी प्रजाति, यानी कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। अब ध्यान से सुनना, इसका आंसर कैसे करके आना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसको गलत करके आएंगे। बेटा अगर किसी सिंगल पर्सन में वेरिएशन होती है ना तो वो उसी तक रह जाती है, यानी कि वो सिर्फ लिमिटेड होती है टू हिमसेल्फ। मान लो कोई पर्सन है, मान लो मेरे अंदर कोई वेरिएशन आई, ठीक है, और वो वेरिएशन मेरे तक ही रही, यानी कि मेरे आगे फ्यूचर जनरेशन में नहीं गई, तो उस वेरिएशन का क्या काम है? उस वेरिएशन का कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनहेरिटेड तो हुई नहीं, वो अगली जनरेशन में गई नहीं, मेरे साथ ही वो खत्म हो जाएगी, मेरी डेथ के बाद वो खत्म हो जाएगी। तो जब भी किसी इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन आती है तो उसका कोई यूज नहीं होता रिप्रोडक्शन वाइज, क्योंकि यूज तो बेटा उसका होता है जो दूसरी जनरेशन में जा सके। जब कोई सिंगल पर्सन में मान लो आई कोई वेरिएशन, मान लो किसी पर्सन में वेरिएशन आ जाए भी, वो 60 डिग्री के टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकता है, ठीक है। अब फायदामंद कब होगा? अगर उसके आने वाले बच्चों में भी वो वेरिएशन आए, अगर पूरी जाति में वो वेरिएशन आ जाए तो बेटा सारी जाति बच सकती है, सरवाइव हो सकती है, तो फायदा है। लेकिन अगर किसी एक ही पर्सन में आ गई तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो वेरिएशन उसके मरने के साथ साथ ही खत्म हो जाएगी। और अगर कोई पूरी स्पीशी में वेरिएशन आती है तो बेटा वो क्या है? वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में गई, और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में गई तो उसने उस पूरी जाति का फायदा किया, उसे पूरी जाति का सर्वाइवल किया है। समझ में आया? तो जब किसी सिंगल पर्सन में वेरिएशन आएगी तो वो इनहेरिटेड नहीं होती, वो अगली जनरेशन में नहीं जाती, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर वो लार्ज नंबर में या स्पीशीज में होती है तो वो इनहेरिटेड होती है, आगे दूसरी जनरेशन में जा सकती है, तो उसका फायदा है। ये आपको अब लिखना है। इसका आंसर लिखो, वेरिएशन is beneficial
to species because these variations are inheritable and passes from one generation to next and leads to better survival. बेटा अगर किसी स्पीशी में होगी ना तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होएगी और वो पूरी स्पीशी के लिए फायदेमंद कहलाएगी. वाइल वेरिएशन इन सिंगल इंडिविजुअल will not pass to next generation hence it is not beneficial. केवल उसके लिए तो बेनिफिशियल हो सकती है लेकिन आगे पॉपुलेशन के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है. तो यही कारण लिख के आओगे आप. स्पीशी के अंदर होगी तो वो इनहेरिटेबल होगी. इनहेरिटेबल होगी तो वो जनरेशन्स में पास आउट होगी और अगर सिंगल इंडिविजुअल में होगी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगी, इसीलिए वो बेनिफिशियल नहीं होगी. ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. चलिए अब आते हैं पेज नंबर 119 में. इसमें 5 क्वेश्चंस हैं. जो 5th क्वेश्चन है वो तो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया ना, जो ये डीएनए कॉपिंग वाला क्वेश्चन किया, यही उसका 5th क्वेश्चन है. तो वो तो करना नहीं हमें, बाकी के 4 क्वेश्चंस अभी डिस्कस करते हैं. 119 पेज का फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको करवा चुकी हूँ. देखो क्या लिखा है. हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फॉर मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में फर्क क्या है, पढ़ा था हमने. बाइनरी फिजन में तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के 2 टुकड़े होते हैं, वो 2 में मतलब डिवाइड होता है, 2 इंडिविजुअल बनाता है. और मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म से 2 से ज्यादा डॉटर सेल बनते हैं. तो ये तुम ऐसे करके लिखो, बाइनरी फिजन. ये भी बेटा 2 मार्क्स में ही आएगा क्वेश्चन. अगर 3 मार्क्स में आए तो ये जो डिफरेंस के साथ डायग्राम भी बना दो, और अगर 2 में आ जाए तो 2 डिफरेंस बहुत है. In this one organism produces 2 daughter cell. During its division. अपनी डिवीजन के दौरान वो 1 से 2 डॉटर सेल बनाए तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, बाइनरी फिजन. और इसमें क्या लिखोगे, इन दिस सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड प्रोड्यूस मोर देन 2 डॉटर सेल. दो से ज्यादा अगर बनेंगे तो मोर देन 2 डॉटर सेल्स तो मल्टीपल फिजन, और 2 डॉटर सेल तो बाइनरी फिजन. अब इसी से काम नहीं चलेगा, अब इनका एक एक एग्जांपल लिखोगे. ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट इसमें आप लिख दो अमीबा. एग्जांपल में भी अमीबा करता है ये. और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लास्मोडियम. जो हमें क्या करता है, कॉजेस मलेरिया. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया. ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा. अगला देखो, हाउ विल ए ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स. कहता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन करे तो क्या फायदा है. ध्यान से सुनो क्या कहा. अगर कोई ऑर्गेनिज्म
स्पोर से रिप्रोडक्शन करे तो उसका क्या फायदा है। स्पोर फॉर्मेशन में मैंने आपको ये बताया था कि फंगस और बैक्टीरिया सबसे ज्यादा क्या बनाते हैं बच्चों, स्पोर बनाते हैं। स्पोर का क्या फायदा होता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म बेटा स्पोर बनाता है ना, वो तब बनाता है जब उसके लिए बुरा समय है, उसको आप बोलते हो अनफेवरेबल कंडीशंस। मान लो कोई फंगस है, वो स्पोर कब बनाती है, जब उसके लिए बुरा समय है, यानी कि अनफेवरेबल टाइम है, तब वो स्पोर बना देगी। और वो स्पोर तब तक वैसे के वैसे पड़े रहेंगे जब तक बुरा समय चल रहा है। जैसे ही समय अनफेवरेबल से फेवरेबल टाइम हुआ, तुरंत उसके स्पोर से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर से रिप्रोडक्शन करता है तो वो बुरे समय में तो स्पोर बनाकर छोड़ देता है, वो पड़े रहेंगे बुरे समय में, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे लेकिन पड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसके हित में समय आ गया, जैसे ही समय बेनिफिटेड वाला आ गया, तुरंत उसके स्पोर से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसमें उनका चांस बचने का चांस बच जाता है, मतलब वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आप लिखोगे, ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस produce spores during unfavorable time। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पोर कब बनाते हैं वो, अनफेवरेबल टाइम, जब बुरा समय होता है तब वो क्या बना देते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स आर रेसिस्टेंट एंड survive during this bad conditions when they face favorable condition each spore give rise to new individual। That means spores increases its chances of survival during unfavorable time। बेटा बोर्ड में ऐसे ही लिख कर आना होता है, शॉर्ट में नहीं लिखना होता, ऐसे पूरा उसकी एक मतलब निकलना चाहिए पूरे आंसर का। क्या लिखा कि ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस है वो अनफेवरेबल टाइम पर स्पोर बनाते हैं। वो अनफेवरेबल टाइम पर स्पोर इसलिए बनाते हैं क्योंकि स्पोर उस समय में सरवाइव कर सकते हैं। जैसे ही वो समय बुरे से अच्छा हुआ, तुरंत जितने भी स्पोर हैं उनसे नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। अब यहाँ तक ठीक लिखा है, लेकिन फिर भी नीचे वाली लाइन और अच्छा मतलब प्रोड्यूस कर रही है कि इसका मतलब स्पोर सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाते हैं, इसीलिए वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का फायदा कर सकते हैं। क्योंकि बुरे समय में स्पोर बनाकर छोड़ देंगे और जैसे ही समय अच्छा होगा उन स्पोर से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है बच्चों, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैनॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। आपने रीजनरेशन प्रोसेस पढ़ी है। रीजनरेशन प्रोसेस में क्या था, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर लॉस्ट हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं, तो उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मैंने आपको कहा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन करते हैं, है ना। ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर मल्टी सेलुलर नहीं होता, जो जिनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं जैसे हमारे अंदर। क्या हम रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर कितने सारे तो ऑर्गन है। अगर हम रीजनरेशन करने लग जाएं तो क्या हमारे सारे ऑर्गन अपने डुप्लीकेट कॉपी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे।
इसीलिए हम रीजनरेशन नहीं कर सकते। मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव मल्टीपल ऑर्गन्स इन देयर बॉडी, सो विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन दे कैन नॉट प्रोड्यूस द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दीज ऑर्गन्स। तो वो रीजनरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। केवल उनके अंदर हो सकता है जिनके अंदर सिर्फ सेल सेल हैं बहुत सारे, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं है। वो तो कर सकते हैं जिनके अंदर ना ऑर्गन है ना ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन हमारे अंदर तो इतने सारे ऑर्गन्स हैं कि रीजनरेशन में हम उनकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर सबके अंदर दे नहीं सकते। ठीक है, तो यही लिखोगे आप, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स such as human beings have organ and organ system hence they cannot reproduce through regeneration as complex body cannot produce copies of every organ। सभी ऑर्गन की कॉपी बनाकर हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि इतने सारे ऑर्गन हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स रीजनरेशन नहीं कर सकती। मल्टी सेलुलर वाली कर सकती है जिनके अंदर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, क्योंकि वहां पर कॉपी करना इजी हो जाता है। बस अब लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये तुमने आलू में तो देखा है अपने घर पे, टमाटर में भी देखा है कोई? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये कुछ ही प्लांट्स में होता है, सभी में नहीं होता। तुमसे यही कारण पूछ लिया कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो मेथड है वो सब में क्यों नहीं होता, कुछ कुछ में ही क्यों होता है? क्योंकि सब में बड नहीं बनता। ठीक है, जिसके अंदर बड बनेगा, अब तुमने देखा है घर में आलू रखते हो तो आलू के अंदर इस तरह से क्या बन जाते हैं बच्चों, जड़ें निकल जाती हैं, ऐसे बड बन जाते हैं आलू में। अब ये आलू में बड बनते हैं, इसीलिए आलू से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। टमाटर रखो घर में, क्या टमाटर से बड निकलता है? ऐसे नहीं निकलता। इसका मतलब उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होता। प्याज के अंदर होता है, प्याज को घर में रख लो, अगर ये प्याज है तो यहाँ से हरे हरे रंग की ऐसे टहनी से निकलने लग जाएगी, इसका मतलब उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होएगा। क्या मतलब, बात क्या लिखोगे क्या पेपर में? यूं लिखोगे कि जिस प्लांट के अंदर बड बनते हैं केवल उसी के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, और जिसके अंदर बड नहीं बनते भले उसको तुम महीना रख लो वो गल सड़ जाएंगे, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होगा। कारण क्योंकि उसमें बड नहीं बनेगा। तो क्या लिखोगे इसमें आंसर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन take place in only those plants where bud formation take place। Each bud leads to formation of new plant। The plants where there is no bud formation vegetative propagation is not practiced। क्या बताया, बस इतना ही बताया बेटा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन केवल उन्हीं में होती है जिनके अंदर बड फॉर्मेशन होती है। जिनके अंदर बड फॉर्मेशन नहीं होती वहां वेजिटेटिव प्रोपोगेशन
नहीं होती। तो अभी तक हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया और उसी के जितने भी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। कल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट कराएंगे। थैंक यू।